बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपका जो सेमेस्टर 4 के यूनिट्स हैं, उनको एक-एक करके कवर करूँगी। तो सबसे पहली यूनिट जो हम कवर करेंगे, वो आपकी यूनिट 1 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है? तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में पढ़ना और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि कैसे हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, कैसे उसके बारे में जाना। सबसे जो इम्पोर्टेंट जब हम बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उसमें जो हमारे काम की हैं, जो हमें यहाँ पढ़नी है, सबसे स्टार्टिंग से हम शुरुआत करें तो पहले एक जे.जे. थॉमसन मॉडल था, जो कि उन्होंने कहा कि एक एटम जो है वो एक वाटरमेलन जैसा है। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में अंदर एक रेड पार्ट है, उस रेड पार्ट में बहुत सारा जो है वो सीड्स ऐसे बिखरे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो सीड्स हम दिखा रहे हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें बिखरे हुए हैं और जो रेड पोर्शन है वो इसका पॉजिटिव पार्ट है। यानी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ वाटरमेलन की तरह से मिक्स्ड होते हैं। ये किसका मॉडल था? जे.जे. थॉमसन का। वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। लेकिन अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से हमें पढ़ना है, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। उस गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी। अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर स्कैटर किए। क्या? अल्फा पार्टिकल्स। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी तो उन्होंने देखा कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए। जब उन्होंने डाला तो बिल्कुल ही सीधे से पास हो गए। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स अपने रूट से थोड़े से डाइवर्ट हो गए, आए और अपने रास्ते रास्ते से थोड़े से डाइवर्ट हो गए, और थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने ही रास्ते पर सीधे वापस हो गए। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम जो है, उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ज्यादातर जो हिस्सा है, वो बिल्कुल वेकेंट है, खाली है। इसीलिए वहां से जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। उन्होंने कहा कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर कोई एक सॉलिड पार्ट है, जो कि जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स थे, ये अपने रूट पर वापस आ गए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो सॉलिड पार्ट है, यहाँ पर इसका जो एटम का पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर्ड है, यानी उसका जो मास है वो यहाँ पर सेंटर्ड है। सारा जिसका वेट है वो यहाँ पर सेंटर्ड है, और बाकी ज्यादातर स्पेस जो है वो इसका खाली है। बहुत छोटे से एरिया में ये वाला पोर्शन आता है। तो ये किसका मॉडल था? रदरफोर्ड का मॉडल था। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया बोर ने। लेकिन बोर का ऑब्जेक्शन जानने से पहले इन्होंने किस आधार पे ऑब्जेक्शन उठाया, वो हम जानते हैं कि बोर का ऑब्जेक्शन किस आधार पे था। वो था मैक्सवेल्स, प्लैंक मैक्सवेल्स थ्योरम की वजह से। मैक्सवेल ने जो कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कहीं पर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो, एक्सेलरेटेड बल्कि चार्ज्ड पार्टिकल हो, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल हो, तो वो पार्टिकल जो होता है, उसकी एनर्जी में लॉस होगा। यानी अगर कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है और वो एक्सेलरेट हो जाए, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, चेंज हो रही हो, तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, एनर्जी कम होगी उसकी। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो बोर ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो इसी आधार पर उठाया। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम में सेंटर में पॉजिटिव पार्ट है, छोटे से पार्ट में, बल्कि और छोटा बनाऊं मैं इसको, पॉजिटिव पार्ट है और ज्यादातर इसका खाली स्पेस है। तो उन्होंने कहा कि इस स्पेस, इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। रदरफोर्ड ने कहा था इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व करने का मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है क्योंकि वेलोसिटी, यू ऑल नो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। बेशक उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहे, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी में ओवरऑल चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर सपोज v1 है, या यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v2 हो जाए, इस प्रकार से v3 हो जाए, v4 हो जाए, यानी इसकी वेलोसिटी लगातार, डायरेक्शन इसके चेंज हो रहे हैं, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये चार्ज भी है
और इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी है। तो ऐसा चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी एनर्जी में लॉस होगा, और अगर एनर्जी में लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे एक ही जगह ना घूम करके धीरे-धीरे आते-आते अपनी एनर्जी खोते-खोते फाइनली न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। एटम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। तो इस आधार पर बोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, उसको अगर हम मानते हैं तो एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, एटम का अस्तित्व नहीं हो सकता है। फिर एटम ने इसके सॉल्यूशन के रूप में अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपना बोर का मॉडल दिया। बोर का मॉडल दिया, और बोर ने कहा कि जो ये वाली बात ठीक थी भाई रदरफोर्ड जी आपकी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ही किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे प्लैंक्स जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि प्लैंक के अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी गिवन नॉर टेकन इन कंटिन्यूटी, एनर्जी का एक्सचेंज कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं होगा, कभी लगातार नहीं होगा, बल्कि वो ऊर्जा के एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के रूप में होगा। यानी जैसे मैं कहूँ कि मुझे एनर्जी मिल रही है, तो 1 जूल मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, बल्कि हो सकता है 2 जूल की पैकेट मिले, फिर 5 जूल की पैकेट मिले, फिर 9 जूल की पैकेट मिले, इस तरह से, मतलब कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो कि एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो एक कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, एक सतत रूप में नहीं होगा। ये किसने कहा था? प्लैंक ने। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा का जो एक्सचेंज है वो पैकेट्स के रूप में होता है, और उसकी एनर्जी को उन्होंने 1 क्वांटा कहा था, उसकी वैल्यू उन्होंने कहा था h म्यू। ये किसने कहा था? प्लैंक ने। अब इस चीज को बोर ने अपने एक मॉडल में लिया, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उसको उन्होंने कहा कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जब तक यहाँ पर वो रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी एनर्जी ना कम होगी, ना ज़्यादा होगी। वो ना एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगा, ना एनर्जी रिलीज़ करेगा। इस समय इसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स्ड होगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स, जिसको इन्होंने, आपको याद होगा, KLMN से दिखाया है। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल्स में घूमता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में होगा, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है, तो या तो एनर्जी को पैकेट के रूप में ग्रहण करता है, या एनर्जी को पैकेट के रूप में रिलीज करता है, और तभी वो एनर्जी लेवल का चेंज कर सकता है। तो ये था बोर का मेन मॉडल। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इसके बाद बोर ने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी निश्चित किया था कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2n स्क्वायर बताया था कि फर्स्ट जो शेल है, जिसको हम K कहते हैं, वहां 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में 8 रह सकते हैं, यानी कि 2n स्क्वायर, फिर M में 18 रह सकते हैं, लाइकवाइज। ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कैलकुलेट करके बताया कि किसी भी ऑर्बिट में जब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो ऑर्बिट होगी वो स्टेबल कहलाएगी, यानी उस समय जो स्थिति होगी एटम की वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। ठीक है, ये किसका मॉडल था? बोर का मॉडल था। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन उठे, और इसमें जो ऑब्जेक्शन उठे वो क्यों उठे, पहले मैं ये बताती हूँ। तो जो ऑब्जेक्शन उठे वो था बेसिकली डी ब्रोगली की थ्योरी और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की वजह से। डी ब्रोगली का जो डुअल थ्योरी है वो क्यों है, क्यों आई, कैसे आई, वो देखते हैं हम पहले। सबसे पहले उसको जानने के लिए हम बात करते हैं लाइट की। हम सभी जानते हैं लाइट जो है क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। हमारी सन जो है, हमारा सन जो है, सॉरी, वो सोर्स है हमारी अर्थ की एनर्जी का। आप सभी जानते होंगे ये बात, कि सन, हमारे अर्थ पे जो भी एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सॉरी, हमारे अर्थ पे जो भी एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। ठीक है, तो हमारे अर्थ का जो ओनली सोर्स है, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? सन है। अब सन से हमारे पास जो एनर्जी आती है, उस बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर भी है, उसके अलावा और बहुत सारे प्लैनेट्स पड़ते होंगे, लेकिन बीच में बहुत सारा एरिया, वो क्या पड़ता है? वैक्यूम पड़ता है। क्या पड़ता है? वैक्यूम। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो वैक्यूम से भी हमारे पास आ जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि
सन से जो एनर्जी हमारे तक आ रही है उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो वैक्यूम में भी चल सकती है, बिना किसी मीडियम के भी चल सकती है। अब चलने का क्या मतलब है? ये जो एनर्जी है सन से हमारे तक आ रही है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे इसको पहले इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपके सामने कि रेडिएशन का क्या मतलब है। तो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन। हमारे पास तीन तरीके हैं बेसिक। पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। सपोज करिए पहला मेथड बता रही हूं मैं, कंडक्शन। सपोज करिए हमारे हाथ में, ये हमारा हाथ है और इसमें हमने एक मेटल की रॉड पकड़ी हुई है, हमने लोहे की एक रॉड पकड़ी हुई है और यहाँ पर हमने बर्नर जला दिया, फ्लेम जला दिया, फ्लेम जलाया। अब फ्लेम जलाने पर ये जो पार्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है गर्म होगा, इसके बगल के मॉलिक्यूल को एनर्जी पास करेगा। ये गर्म होगा, अपने बगल के मॉलिक्यूल को एनर्जी पास करेगा, ये गर्म होगा, अपने बगल के मॉलिक्यूल को एनर्जी पास करेगा। यानी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स है। क्यों? क्योंकि मेटल वायर है, इसके मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, केवल अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी देर बाद हम इस रॉड को छोड़ देंगे, हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि ये रॉड जो है बहुत गर्म हो जाएगी और हम इसको पकड़ने में हमारा हाथ जल रहा होगा, तो उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये पार्ट अपने यहाँ पे बहुत सारे, अगर हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो ये मैं खड़ी हूँ, टीचर खड़ी है और यहाँ एक बच्चा है पीछे वाला, जिसको मैं येलो कर रही हूँ। अब टीचर को कोई चीज येलो वाले बच्चे के पास पहुंचानी है। टीचर ने पहले बच्चे को दी, उसने दूसरे को दी, उसने तीसरे को दी, तीसरे चौथे को दी, चौथे ने पांचवे को, पांचवे ने छठवे को, सातवें को, और फाइनली वो चीज यहाँ पर, वो पेन जो है, वो चौक, वो डस्टर इस बच्चे के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं, सिर्फ वो पेन को अपने से पीछे देते जा रहे हैं। इस तरह जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है that is known as convection। इसी मेथड में समझाऊंगी मैं कि आपकी टीचर थी, टीचर को लास्ट वाले बच्चे को पेन पहुंचानी है। तो टीचर ने क्या किया, उसने कहा कि बेटा आओ और लेकर के जाओ। ये बच्चा उठा, यहाँ गया, उसने टीचर से लिया और जाकर के वहां वापस बैठ गया। तो ये दूसरा तरीका था जिसमें कि जिसको एनर्जी चाहिए वो पार्ट खुद आता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, कोई चाय का बर्तन, आपने चाय चढ़ाई, पहले उसे पानी चढ़ाया, आपने पानी चढ़ाया, पानी गर्म होने लगा। पानी जब गर्म होने लगा तो पानी का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, यहाँ हीट ज्यादा मिल रही है क्योंकि एकदम बिल्कुल आग के पास है, बिल्कुल बर्नर के फ्लेम के पास है। ये गर्म होता है, गर्म होते ही आपको पता है गर्म होने पे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। दूर होने का मतलब डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने का मतलब वो हल्का हो जाता है, और हल्का होते ही ये वाला पोर्शन ऊपर चढ़ जाता है। जब ये ऊपर चढ़ता है तो ऊपर भी और मॉलिक्यूल थे, ये ऊपर चढ़ के ऊपर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देता है, उन्हें पुश करता है। जब उन्हें पुश करता है तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं नीचे की तरफ, और इस जो गर्म वाला था ये वाला कहाँ चला गया है, ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर गया। अब जो नीचे आ गया वापस से क्या होता है, फिर से ये गर्म होता है, और फिर गर्म होकर के फिर दोबारा से गर्म होता है, ये दोबारा गर्म होकर के फिर ये ऊपर चढ़ता है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को धक्का देता है और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, और इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल। ये कन्वेक्शन साइकिल यहाँ पर बन जाता है, और उसकी वजह से पूरा पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो इस समय लिक्विड की हीटिंग में यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होता है, कन्वेक्शन का मेथड यूज होता है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन मेथड। थर्ड मेथड इज रेडिएशन। इस मेथड में क्या होता है, इसी में मैं दिखाऊंगी मैं कि इस टीचर ने बच्चे को भी नहीं बुलाया, टीचर ने पेन किसी बच्चे को पास भी नहीं करी, बल्कि टीचर ने क्या किया, उसने वो जो पेन थी वो सीधे यहाँ से फेंक दी, और बच्चे ने पीछे से हाथ उठा करके कैच कर लिया। इस समय टीचर ने पेन फेंकी, बच्चे ने कैच कर लिया, बीच के कोई भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। और जब बीच के बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो यानी कि किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी का ट्रांसमिशन इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता
नहीं है, और इसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। और इसमें इसका एग्जाम्पल है, जैसे सन से हमारे पास ये सन है और ये हमारी अर्थ है, एनर्जी आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, फिर भी एनर्जी हमारे पास आ रही है। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम नाम देते हैं दिस इज रेडिएशन। इसलिए सन से जितनी भी एनर्जी हमारे तक आती है उसे हम नाम देते हैं रेडिएशन। एम आई क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट बच्चों, यू कैन प्लीज आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑल दोस। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सन से हमारे तक एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन सिर्फ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं? लाइट जो है वो एक वेव है, और ये हमें किसने बताया? मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा कि जो वेव लाइट है वो एक वेव होती है। वेव का मतलब क्या होता है? उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया था, आपको मैंने बताया था अभी, E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, आएंगे हम बाद में इस पर। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, यानी एच सी अपॉन लेमडा। अब बताती हूँ उसको भी डिटेल में मैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो एच सी अपॉन लेमडा होती है, और ये लेमडा का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब वेव की लेंथ, यानी वेव के एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी पे को, या एक तरफ से दूसरे तरफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं, यानी वेव की लेंथ। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि वेव जो लाइट है या रेडिएशन है, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के वेव होते हैं। और फिर जो वेव होगी, ऐसी वेव है ये जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल गुण भी है और मैग्नेटिक गुण भी है। इसका एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर भी है और एक मैग्नेटिक वेक्टर भी है, जो कि लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ऐसे लाइट चल रही है, इस तरह से है, तो पहला जो है वो इस तरह से है और दूसरा जो है वो इस तरह से है। ये आपका इलेक्ट्रिकल वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है, और लाइट हमारी चल ऐसे रही है। इसका मतलब अगर लाइट इस तरह से चल रही हो, ऐसे दिखाऊं अगर मैं आपको, इस तरह से ये चल रही हो, तो ये जो होगा इसका इलेक्ट्रिकल वेक्टर होगा, और ये जो होगा इसका मैग्नेटिक वेक्टर होगा। यानी उसके प्रोपोगेशन, एनर्जी के प्रोपोगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रिकल वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगी बच्चों, इसका मतलब है कि इस एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिकल गुण भी हैं, मैग्नेटिक गुण भी हैं। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने जाने पर भी वो उससे इंटरैक्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने जाने पर भी वो उससे इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 2 किलो वजन को 200 मीटर उसमें ऐड कर दो, तो आप कहेंगे कि 2 किलो को मैं 2 किलोग्राम को मैं 200 मीटर से कैसे ऐड कर सकता हूँ? दोनों अलग चीजें हैं। किलोग्राम इज द यूनिट फॉर वेट एंड यूनिट फॉर मास, एंड मीटर इज द यूनिट फॉर द लेंथ। तो लेंथ और मास को हम ऐड नहीं कर सकते, उनके दोनों के यूनिट अलग अलग है, उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर अगर ये जो हमारा एनर्जी है जो सन से हमारे तक आ रही है, उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में डालते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसका यूज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाले जाने पर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिएक्ट करता है, कुछ उसमें इंटरैक्ट करता है, कुछ कन्वर्जन लाता है, कुछ चेंजेस लाता है। सेम अप्लाइज विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके दो वेक्टर्स हैं, एक उसका इलेक्ट्रिकल वेक्टर है और दूसरा उसका मैग्नेटिक वेक्टर है, जो दोनों लाइट के प्रोपोगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर। अगर लाइट की ये इस तरफ दिशा है, चल इस तरफ रही है, तो उससे यहाँ भी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका इलेक्ट्रिकल वेक्टर भी है, मैग्नेटिक वेक्टर भी है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि सन से हमारे तक आ रहा है, ये सिर्फ हमारी वो लाइट वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ जो हम देख पाते हैं। लाइट वाला पोर्शन उसका बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको कि हम देख पाते हैं। बहुत बड़ा है ये, रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी एनर्जी हमारे तक आती है। और वो जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं, अगर हम ऐसे बिछा दें और उसको हम देखना चाहें क्या है, तो उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। यही चीज आपको पूरे सेमेस्टर 4 में ज्यादातर पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज है कि व्हाट्सोएवर एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन, जो भी एनर्जी हम सन से रिसीव करते हैं, उसको अगर हम एनर्जी के बढ़ते क्रम में, या वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, या एनर्जी के घटते क्रम में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे हाई एनर्जी वाला पोर्शन है, उसको हम कह रहे हैं कॉस्मिक रेज। फिर जो आता है वो होता है गामा रेज, फिर होती हैं एक्स रेज, फिर है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट,
फिर थोड़ा सा हमारा पोर्शन आता है विजिबल, फिर है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सुना होगा आपने, जो खाना गर्म करते हैं हम लोग घर में, माइक्रोवेव करते हैं खाने को। और फिर है रेडियो वेव्स, ये सब आपने ये भी सुना होगा ना। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स में दो होते हैं, स्मॉल रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है। अब ये जो है कॉस्मिक रेज जो है, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, यानी इस पोर्शन की एनर्जी सबसे ज्यादा है और यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है। हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, यानी E ज्यादा होगा तो लेमडा कम है, यानी कि इस पोर्शन में लेमडा बहुत कम है और इस पोर्शन में लेमडा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी है, 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी है, कम है। और यहाँ जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर के अराउंड है, लगभग 1 मीटर, सोचिए, यू कैन इमेजिन 1 मीटर जितनी लंबी वेव्स हैं। ठीक है। और ये जो आपका विब्ग्योर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो है आपका लगभग लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, या मैं कहूँ 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का पोर्शन है। ठीक है। ये यूनिट्स भी थोड़ी सी आपको पढ़नी होगी इस चैप्टर में, कि यूनिट्स क्या होती है, वो फंडामेंटल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पूरा कवर करूंगी। तो पहले फिलहाल हम थोड़ा सा इस पोर्शन को जान लेते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पूरा इतना बड़ा पोर्शन हमारे पास है। ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने इसके बारे में बात करी। डी ब्रॉगली ने कहा कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह से जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें दो गुण पाए जाते हैं। दो गुण कौन से, अभी मैंने पीछे बताया कि प्लांक ने कहा कि वो वेव है, और आइंस्टाइन ने, बताना भूल गई पीछे आपको, और आइंस्टाइन ने कहा कि वो एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने उसको एक पार्टिकल कंसिडर किया था। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कह के उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है, और इन्होंने कहा कि ये एक वेव है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए तो डुअल कैरेक्टर पहले ही प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो डी ब्रॉगली ने नया क्या किया, डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डबल कैरेक्टर्स हैं, वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है, सेम उसी प्रकार से जो मैटर वेव्स हैं, मैटर पार्टिकल्स हैं, आई एम सॉरी, मैटर पार्टिकल्स हैं, वो वेव भी हैं। यानी मैटर पार्टिकल्स कौन से, बहुत छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने इसके बारे में कहा कि जो मैटर के पार्टिकल, मैटर मतलब पदार्थ, उस पदार्थ के जो छोटे से पार्टिकल है, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, वो जो है वो इतने छोटे हैं, उससे भी छोटे हैं, एंगस्ट्रॉम से भी छोटे होंगे। तो वो जो पार्टिकल हैं वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पार्टिकल कैरेक्टर पढ़ रहे थे, बोर रे वगैरह जो मॉडल हम पढ़ रहे थे वो क्या कह रहे थे कि पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। इन्होंने कहा कि वो पार्टिकल ही नहीं है, वो क्या है, वेव भी है। और उन्होंने इसके बाद जो आइंस्टाइन और प्लैंक की जो थ्योरी थी उसको कंबाइन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां हम कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर पार्टिकल, तो उन्होंने यहाँ पे C जो था वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, उसको उन्होंने हटाकर एम वी स्क्वायर कर दिया, V फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, यहाँ C जो था ये था वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। तो उन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, और दूसरा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये प्लैंक की थी। इन दोनों को इन्होंने इक्वेट किया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, यहाँ सी को फिर मैं रिप्लेस कर रही हूँ वी से, अपॉन लेमडा, स्क्वायर से वी काट दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर एम वी जो है वो हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, तो बनता है एच अपॉन पी। ये जो इक्वेशन बनी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन के माध्यम से पार्टिकल वेव डुअलिटी की बात की। ठीक है। अब जो इन्होंने एक और चीज ये कहा, इन्होंने अपनी थ्योरी की मदद से बोर की थ्योरी को भी अप्रूव किया और उन्होंने उसको भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो बोर ने कहा था कि
इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का मल्टीपल हो। यानी ये बोर ने कहा था mvr=nh/2 पाई, यानी h/2 पाई का मल्टीपल होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। इस चीज को डी ब्रॉगली ने भी अपनी थ्योरी के माध्यम से प्रूव किया, वो हम आगे देख लेंगे। और थोड़ा सा इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बर्ताव कर रहा है, वेव है तो इसका मतलब इसका जो 2 पाई r है, यानी जो उसका सरकमफेरेंस है, जो परिधि है इसकी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल की, वो इस वेव के लिए अगर ये मैं वेव कहूं, यानी इसमें लेमडा बहुत सारे जुड़े होंगे, तो क्या हो जाएगा n लेमडा शुड बी इक्वल टू 2 पाई r। तब वो जो वेव है वो फेज में कहलाएगी, वो कहलाएगी कि वो इन फेज है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो जो हमारी वेव है वो कहलाएगी आउट ऑफ फेज, यानी वो फेज में नहीं है। तो ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है थ्योरी हमारी वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अभी तक हम जो भी कुछ पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वेव भी है पार्टिकल भी है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन को, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि इन्होंने जो बात कही कि ये कि लेमडा इज टू h/p, यानी कि मोमेंटम जो है h/मोमेंटम हम करते हैं तो वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। अब हाइजेनबर्ग ने कहा कि नहीं भाई ऐसा है कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को हम एक साथ नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और किसी चीज को हम देखते कैसे हैं? हम देखते रहते हैं कि मान लीजिए हमने इस पेंसिल को हमें देखना है, तो हमें इसे देखने के लिए क्या चाहिए कि जो लाइट इसे रिफ्लेक्ट करे वो हमारी आंखों पर पड़े। जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें उसका सेंसेशन होता है कि वो चीज हमें दिख रही है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना छोटा पार्टिकल है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है, लाइट मतलब फोटोन पड़ते हैं, वो फोटोन जब इसके ऊपर पड़ते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पहुंचते हैं, तो हमारी आंख जो सेंस करती है उसकी पोजीशन, उस समय तक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाता है उस फोटोन की टक्कर के कारण, कोलिजन के कारण। आई रिपीट कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको देखने के लिए हम जो फोटोन यूज करते हैं, वो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद वो हमारी आंख पे जब तक पहुंचता है तब तक इलेक्ट्रॉन उसकी टक्कर से अपनी जगह बदल चुका होता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को हम नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ सर्टेनली हम नहीं बता सकते कि क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या था? ये था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 पाई। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी तो मोमेंटम में ज्यादा होगी, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में अगर कम होगी तो पोजीशन में ज्यादा होगी। इसका यही मतलब है। और इस वजह से अब इन सब थ्योरीज के बाद हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि न्यूटन की मैकेनिक्स में क्या है कि हम कहते हैं कि कोई कार इतनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, इतने किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। बताइए वो इतनी देर बाद कहाँ पहुंची होगी? और हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, हम आराम से v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, हम इसको आराम से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as लगा देते हैं। ऐसे करके हम लगा देते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा देते हैं। ये जो इक्वेशंस हम लगाते हैं ये सारी की सारी हम बड़ी चीजों पे लगा सकते हैं, बड़े लार्जर ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें सर्टेनिटी हो, जिसकी हम पोजीशन और मोमेंटम को साथ में जस्टिफाई कर सकते हो, सर्टेनिटी बता सकते हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम दोनों को साथ में नहीं बता सकते। इसका मतलब इनके लिए हम
क्वांटम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज नहीं कर सकते। तो इनके लिए जी, इनकी मैकेनिक्स को बताने के लिए ही जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है, उसे हम नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली मैकेनिकल थ्योरीज, जो कि उसकी ऐसे पार्टिकल्स पे लग रही है जिनकी कि हम पोजीशन और मोमेंटम को साथ में बता नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फिलहाल आपके यूजी लेवल का ही बताऊंगी मैं आपको, बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा पहला टारगेट है आपका यूजी का एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम्स है। तो उतना, लेकिन फिर भी मैं जरूर बताना चाहूंगी आपको, जितने में कम से कम आप एक बेस आपके पास क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको यहीं रोकती हूँ। आपका कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।